शहर में नहीं था, उस जन समिति के पास शहर का कंट्रोल था। ये जो 13 अप्रैल की सभा हुई, 13 अप्रैल जैसे वैसे भी लोग इकट्ठे होते थे अमृतसर, क्योंकि बैसाखी है। कोई हंसराज नाम का आदमी था, उसने कोई घोषणा की थी कि हम जलियांवाले बाग में इकट्ठे होंगे, और बाद में वही व्यक्ति वायदा माफ गवाह बन गया था। इसके पीछे क्या कारण थे, अभी भी ये रिसर्च का विषय है। वहाँ लोग इकट्ठे हुए, लोग बैसाखी पे आए थे, जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको निर्वासित कर रखा था, है ना। तो लोग भाषण दे रहे थे, और माइकल एडवायर को जो वहाँ घटनाएं हुई थी, 10 अप्रैल को ही वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ का मतलब है कि पूरा शहर को फौज के हवाले कर दिया था। उस समय फौज के जो वहाँ अधिकारी थे, जो मेन जनरल थे, वो था जनरल डायर। तो उसने मुनादी भी करवाई कि कोई जुलूस नहीं होगा, 4 बंदे इकट्ठे नहीं होंगे। लोग तो वैसे बैसाखी मनाने आए थे, वहाँ इकट्ठे हुए, वहाँ सभा हो रही थी, और वो अपनी बाग था वो जलियांवाला, जो वो भी एक गांव है, नाभा रियासत का गांव है, उसका जो हिम्मत सिंह था, उनकी जायदाद थी, उनका वहाँ बुंगा था, बाग था। बाग के नाम पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई वहाँ बाग था, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, एक उसमें कुआं था और कुछ पेड़ थे, और जो गली थी जाने वाली, उसके अंदर जाने वाली, वो रास्ता बिल्कुल तंग रास्ता था, संकरा रास्ता। अब भी जो साथी गए हैं, अब भी रास्ता वो वैसे ही है। तो वहाँ लोग इकट्ठे हुए, कुएं तब लगभग आम ही थे, जहाँ भी लोग इकट्ठे होते थे, खुली जगह में कुएं होते थे पानी पीने के लिए। तो वहाँ लोग इकट्ठे हुए, और जनरल डायर जब मार्शल लॉ लागू हो गया, तो उसका जो हदायतें थी, तो वहाँ 1650 गोलियाँ चली बिना किसी चेतावनी दिए। 1650 गोलियाँ उन रास्ते में, उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ लगा दी, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा निकलने के लिए। तो सरकारी जो आंकड़ा है वो कह रहे हैं 379 लोग मारे गए, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कहते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। जब तक उनके पास गोलियां ख़त्म नहीं हुई, वो गोलियां चलाते रहे। 120 लाशें उस कुएं से बरामद हुई, और बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों में डर था, उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। जो वहाँ घायल हुए, उनको भी प्राथमिक चिकित्सा तक नहीं मिली, फर्स्ट एड नहीं मिली। कुछ लोग वहाँ से निकलते हुए जो घायल थे, सड़कों पे मिले उनकी डेड बॉडी, और अगले दिन फिर उनको वहाँ से मतलब जब अंग्रेज़ फौज आई, 14 अप्रैल को अंग्रेज़ वापस शहर में आ गए। और फिर जो अगला जो दौर शुरू हुआ, यातनाओं का दौर, वहाँ जो वकील थे उनको कह दिया गया कि आप सिपाही हो, आपने लोगों के कोड़े लगाने हैं। अंग्रेज़ लोगों को ये फरमान सुनाया गया कि जो भी अंग्रेज़ अफसर मिलेगा, कोई भी अंग्रेज़ मिलेगा, उसको सल्यूट मारना है। और जिस गली में वो कूचा कौंचियाँ वाला, जिसको मिशनरी के साथ मारपीट हुई थी, उसमें ये फरमान लागू रहा कि जहाँ से कोई भी गुजरेगा वो पैदल चल के नहीं गुजरेगा, वो रेंग कर जाएगा। लोग रेंग कर जाते रहे। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात में, अमृतसर में और कसूर में बहुत बड़े बड़े तशद्दुद किए गए। कसूर की घटना है कि कसूर में 1 मई को पूरे कसूर शहर को पूरा दिन धूप में खड़े करके रखा गया। मई की धूप में पूरा कसूर शहर, ये हुक्म सुनाया गया कि पूरा शहर धूप में रहेगा। एक 11 वर्ष का लड़का कसूर का, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, 11 वर्ष का बच्चा। और अमृतसर इस गोलीकांड का बहुत बड़ा असर हुआ पूरी दुनिया में। अंग्रेज़ों का विरोध हुआ, पंजाब में लोग सड़कों पे आए। ऐसे नहीं
तो क्योंकि माइकल एडवायर कहता था कि लोगों को गोली में, फिर एक हंटर आयोग बना, जस्टिस हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग बनाया गया इसकी जांच के लिए। उसने जब अपना बयान दिया, उसने माइकल एडवायर ने, उसने जब अपना बयान दिया तो कहता कि हमारे पास तो गोलियां इतनी थी, गोलियां खत्म हो गई, नहीं तो और भी चलाते। उसने कोई पश्चाताप नहीं किया। कहता लोगों को मारने की बजाय मैं एक नैतिक संदेश देना चाहता था। नैतिक संदेश क्या मतलब? कि लोगों के अंदर डर की भावना पैदा करने का उद्देश्य था कि लोग जो सोवियत संघ में हुआ, रशिया में हुआ, उस क्रांति की तर्ज पे लोग विरोध ना कर दें, लोग अंग्रेजों के खिलाफ ना लड़ें, एक डर बिठा दिया जाए, मास डर, फोबिया। और जो जन समिति थी 14 अप्रैल को, उन सारे जन समिति के जो मेंबर थे उनको भी निर्वासित कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। और इसी जलियांवाले बाग के दिन आप पढ़ते हैं कि भगत सिंह वहाँ लाहौर से आता है गाड़ी में बैठ के, वो उस खून से सनी हुई मिट्टी को शीशी में भर के लेके जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की जो उपाधि थी जलियांवाला बाग के बाद, वो सर की उपाधि अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ सरकार को वापस कर दी। और शहीद उधम सिंह जो वहाँ एज ए वॉलंटियर काम कर रहा था, उसने ये शपथ ली और 1940 में 21 साल बाद माइकल एडवायर को मारकर, इंग्लैंड में जाकर उसको गोली मारकर उसका बदला लिया। और एक दो दूसरी चीज़ मैंने जो बात शुरू में रखी, जो धर्म वाली बात, भी वो कैसे प्रयोग करते हैं। उस समय तक क्योंकि श्रोमणी कमेटी नहीं बनी थी और वहाँ का जो गुरुद्वारा का जो इलाका था, अकाल तख्त, हरमंदिर साहब, उसको चलाने के लिए कुछ बंदों की जिम्मेदारी लगाई जाती थी, सरकारी अधिकारी होते थे। अमृतसर के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जो अरूण सिंह, हरनाम सिंह शेरगिल के बेटे अरूण सिंह, वो उस समय सरबराह थे, उसको सरबराह बोलते थे, जो प्रबंधक होता था। इस गोलीकांड के बाद अरूण सिंह ने जनरल डायर को सिरोपाव दिया और उसको ये कहा गया कि तो जैसे अपने ये देते हैं ना, डी लिट की डिग्री देते हैं, मानद उपाधि देते हैं, तो कि मानद सिख बन जा। कहता मैं तो मांस खाता हूँ और हम तो वो पीते हैं सिगार। कहता कोई बात नहीं, आपको छोड़ दे देंगे। उसको सिरोपाव दिया गया। और 1914 में 29 सितंबर 1914 में जो कामागाटा मारू जहाज के मुसाफिर कनाडा से आए थे कलकत्ता बज घाट पर, जब वो उतरे तो पुलिस ने गोली चला दी। वहाँ 22 गदरी शहीद हुए थे, उनमें ज़्यादातर सिख थे, क्योंकि 8000 लोग विदेशों से वापस आए थे देश आज़ाद कराने के लिए, बड़ी संख्या में सिख थे। और वो जब 22 शहीद हुए, उनमें से भी बड़ी संख्या में सिख थे। तो उसी अरूण सिंह ने उस समय हुक्मनामा जारी किया था कि जो बज घाट पे शहीद हुए हैं वो सिख नहीं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये ठीक है कि हमारे संविधान ने हमें हक दिया है कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति का निजी मसला है और धर्म हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की, धार्मिक पद्धति अपनाने की, पूजा करने की सुविधा है। लेकिन जो वो सिस्टम है वो उसको किस प्रकार से यूज करता है, उस समय से भी और अब भी, मतलब ये बहुत हैरानीजनक है कि उनको ये कहा गया कि वो सिख नहीं है। और अगली बात, उसके बाद 258 मामलों में कोड़े मारनों की सज़ा दी गई अमृतसर वाले मामले के बाद। और वर्तमान दौर की जब हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा पिछले कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये जो सेडिक्शन है, राजद्रोह, इसको समाप्त कर दिया जाए।
सेडिक्शन मतलब अब ये तो पुराने अंग्रेज़ों के टाइम की है। और कोई व्यक्ति अब राजद्रोह कैसे कर सकता है? अब तो देश आज़ाद हो गया। और पिछली सरकारों के टाइम में कितने बिल आए, उससे पहले मीसा था, टाडा था, फिर वो जुए पिए बना, अब जुए पिए तो अब भी है। और अभी जो मैं इसको इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि जो अभी आईपीसी की जगह और सीआरपीसी की जगह जो हम लेके आए हैं नया भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, ये रॉलेट एक्ट वाली, उसमें बहुत सारी चीज़ें दोबारा नए प्रकार से नई भाषा में खड़ी हैं। और अब भी कितने सारे लोग जेलों में हैं, उनमें बुद्धिजीवी हैं, ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मतलब चीज़ें बेशक देश आज़ाद होने के बाद और आज की सरकारें, देश की आज़ादी के बाद भी सरकारों ने धर्म को किस प्रकार से अपने फ़ायदे के लिए उपयोग किया है, लोगों के इस संवेदनशील इशू को लोगों की एकता तोड़ने के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया है। वो जो अंग्रेज़ों वाली स्थिति थी, जो हैमिल्टन ने जो चिट्ठी लिखी थी, फूट डालो राज करो वाली, वो आज भी खड़ी है और उससे ज़्यादा खतरनाक दौर में है। जाति के सवाल पे है, क्षेत्र के सवाल पे है, धर्म के सवाल पे है, आरक्षण के सवाल पे है, ये जो सारी चीज़ें। और ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी अभी किसान आंदोलन में आपने देखा भाई किस प्रकार से, मैं जो मतलब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यापाल को बातचीत के लिए बुलाया था अंग्रेज कमिश्नर ने, और बातचीत करने के लिए वो गए, वो बात बीच में रह गई और वहाँ उनको अरेस्ट करके अमृतसर से बाहर छोड़ दिया। अभी अपन ने देखा है अभी पंजाब के जो ये किसान आंदोलन था वो कैसे हुआ, बातचीत करने गए, उनको अरेस्ट कर लिया। और मतलब तोड़ने के लिए किस प्रकार से असल में ना, मैं इतिहास के मामले में ये इसलिए है, अभी कई बार हम कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष दिखता है वो सच होता है। सच ऐसे नहीं होता है कि जो दिखता है वो सच है, सच का विश्लेषण करने की ज़रूरत होती है। एक छोटी सी उदाहरण कि जब आप बस में, कार में या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बाहर देखते हैं, हमें लगता है कि ये जो पेड़ हैं, ये जो घर हैं, जो मकान हैं, ये चल रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या वो सच होता है? सच तो ये होता है कि हम चल रहे होते हैं। अब भी जो दिखाया जाता है वो सच नहीं है। सच के लिए उसकी विश्लेषण करने की ज़रूरत है और इतिहास के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आज जब जिस प्रकार से इतिहास को पेश किया जाता है, मतलब इतिहास को राजा होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और जो राजशाही है उसका एक ही मकसद है, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, अपनी पूंजी का विस्तार करना है। और लोग विस्तार कैसे होगा? लोगों को लूटना है, टैक्स के माध्यम से। पहले लगान था, अब टैक्स हैं। और लोगों की एकता को तोड़ने के लिए वो हैं, अब जैसे उनका मराठों का और इनके साथ जो युद्ध की बात आती है, औरंगजेब के साथ, उनका सेनापति, औरंगजेब का सेनापति हिंदू था और मराठों का जो सेनापति था वो मुस्लिम था। सवाल धर्म का नहीं है। लेकिन हमारे इतिहास में क्या कर दिया जाता है कि एक विशेष धर्म के लोगों को दुश्मन बना के पेश किया जाता है। वो अमृतसर की उदाहरण है, दोनों नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यापाल, कोई मसला नहीं है, चमनदीन। और उनकी मीटिंग कहाँ होती है? बादशाही मस्जिद में, जहाँ जन समिति बनती है। मतलब ये जो सवाल खड़े हैं इस दौर में और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेंसरशिप है, और अपन जो लोग बैठे हैं, कर्मचारी मूवमेंट के जो पुराने साथी हैं, ट्रेड यूनियन जो राइट्स थे, जो लड़के लिए गए थे, जिसके लिए भगत सिंह ने बम फेंका, उनको जिस प्रकार से संशोधन किया गया वो अपने आप में एक बड़ा मसला। 44 कानून थे, उसको 4 लेबर कोड बना दिया गया
वो किसके फेवर में बनाया गया? अब प्रचार तो ये है कि इससे मजदूरों को लाभ होगा। हमने इनका सरलीकरण किया है। सिंगल विंडो आई पहले, उसमें SEZ आए, किसके लिए आए? सिंगल विंडो किसके लिए बनी? आओ, कोई ज़रूरत नहीं आपको कोई इको फ्रेंडली की, किसी पर्यावरण के सर्टिफिकेट की। आपको सिंगल विंडो के लिए छूट मिलेगी यहाँ के संसाधनों को लूट करने के लिए। जितने प्राकृतिक संपदाएं हैं, चाहे वो जल है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो ज़मीन है, वो किसको सौंपी जा रही है? किसको सौंपी जा रही है? बड़ी बड़ी कंपनियों को। वो किसकी हैं? और अब अपन ने कोरोना के दौरान देखा कि जिस प्रकार से मुनाफा बढ़ा और समाज की जो असमानता है, वो खाई जो बड़ी है। अब भी आप देखो कि कितना अनाज है हमारे खेतों में, गेहूं का सीजन है, रखने तक के लिए जगह नहीं है। ये होने के बावजूद भी जो हंगर इंडेक्स है, भूख का जो सूचकांक है, उसमें हमारा सबसे जो गरीब देश हैं उनसे भी हम पीछे हैं। ये क्यों है? ये क्यों है? आप शहर में चले जाओ, कितने घर खाली पड़े हैं। ऐसे ही सभी शहरों के हालात हैं, मकान खाली हैं, किराएदार नहीं मिल रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा बेघरे लोग इस देश में हैं। ये क्यों है? अब इनकी चेतना को कुंद करने के लिए फिर टीका है वो सबसे संवेदनशील विषय का, सबसे जो संवेदनशील विषय है। फिर हम मजदूर नहीं रहते, है ना, फिर हम कर्मचारी नहीं रहते, फिर हम वो एक विशेष कम्युनिटी तक, विशेष जाति तक, विशेष वर्ग तक सीमित हो जाते हैं। वो मसले आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं। इतना अनाज होने के बावजूद लोग भूखे हैं। और कोरोना के दौरान किस प्रकार से जो अपन ने देखा कि उनके जो मुनाफे हैं 200 गुना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और दूसरी तरफ जो लोग गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो गए। तो जब हम उनको जलियांवाला बाग के शहीदों को याद करते हैं, तो वो समस्याएं जिनके लिए वो लोग लड़ रहे थे, आज़ादी के आंदोलन के जो सपने थे, वो पूरे नहीं हुए और वहीं तक खड़े हैं। और शिक्षा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एक बात मैं भूल गया कि इसी दौरान इतिहास में कैसे कैसे शायद हम में से उनको कोई ना जानता हो, वो सिर्फ 22 साल, लगभग 22 साल जीवित रहे। एंग्लो इंडियन थे, हेनरी लुई विवियन ड्रेजियो। राजा राम मोहन राय को हम याद करते हैं। राजा राम मोहन राय एक राधाकांत, उन्होंने बंगाल में एक हिंदू कॉलेज खोला। तो उसमें शिक्षा का एक अलग विषय है, क्योंकि शिक्षा कोई भी कैसी भी हो, चाहे वो जो सत्ता जो राज करती है वो तय करती है कि शिक्षा कैसी होगी, लेकिन शिक्षा का एक गुण है कि वो व्यक्ति को सोचने, उसमें चेतना पैदा करती है। ड्रेजियो 1809 में पैदा हुआ और 1831 में उसकी मौत होगी। 22 साल रहा। 1828 में उसने उस कॉलेज में शिक्षक के तौर पर ज्वाइन किया, और पहली बार उसने पहले साल में एकेडमिक काउंसिल बनाई कि जो सिलेबस की किताबें हैं उससे बाहर हम चर्चाएं करेंगे। विद्यार्थियों का उसने स्टडी ग्रुप बनाया। उसके बहस के विषय क्या होते थे? वो लगभग रोज़ शाम को मानक तला, कलकत्ता की एक जगह है, मानक तला के एक मकान में बैठकर उन छात्रों से वो चर्चा करता था। कैसी चर्चाएं थी? ब्रह्म ज्ञान की, धर्म की, सत्य की, तर्क की, और पुरोहितों की जो कर्मकांड थे उनकी। और वो किसके तर्क देता था? वो बच्चों को समझाता था फ्रांस की क्रांति के बारे में। वो टॉमस पेन की जो पुस्तक थी तर्क का युग, उसके बारे में चर्चा करता। वो टोरी सरकार की जो नीतियां थी उसकी चर्चा करता, और सबसे ज़्यादा भारत की स्वतंत्रता और भारत की जो दशा थी स्वदेशी की, उसकी चर्चा करता। वो 3 साल तक उस कॉलेज में रहा, और वो रोज़ उनकी मीटिंगें मानक तला में।
मतलब इतनी छोटी उम्र में सारे प्रोफेसर उसकी बुद्धि का लोहा मानते थे। इसी कारण उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। अप्रैल 1831 में उसको कॉलेज से निकाल दिया गया और दिसंबर 1831 में हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जो उसके स्टूडेंट थे एसोसिएशन के, वो अपने आप को बोलते थे जंग बंगाल। उसकी तुलना में फिर जंग मद्रास शुरू हुआ, जंग बम्बे शुरू हुआ और उन्होंने अपनी एक पत्रिकाएं शुरू हुई बंगाल में। जब आप बंगाल की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। वो जो बीज हैं किसी ने बोए हुए खेतों में। अब पंजाब के किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं कि पंजाब में ऐसा क्यों है, भक्ति लहर का एक अपना प्रभाव है। बेशक अब वो चीज़ें नहीं रही जो भक्ति लहर का जो मकसद था, अब सारा कुछ मैनेजमेंट हो गया। हमें याद आता है कि गुरशरण सिंह के नुक्कड़ नाटक जब उन्होंने उस दौर में खेले, कितनी नाटक टीमें थी। वो चीज़ें बीज रूप में कहीं ना कहीं हैं। तो ड्रेजियो की जब मैं बात करता हूँ तो जंग बंगाल, फिर वो जंग इंडिया शुरू हुआ, ऐसे चीज़ें वो बेशक नहीं रहा। उसकी वो जो काम था शिक्षा का वो उसने किया। मैं इतनी बात करनी थी, बाकी इसके बाद की जो बात है वो साथी राजकुमार जी करेंगे। आप साथियों ने बात सुनी। मैं ये इतिहास के बारे में क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव मसला है और अब इस सबसे इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास बनाया जाता है और इतिहास के तर्क होते हैं। भाई कोई भी इतिहासकार कैसे इतिहास लिखता है, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। अब जिस प्रकार से हमारे स्कूली सिस्टम की इतिहास की किताबें बदली गई है, ठीक है, जिस प्रकार से लिखी जा रही है, असल में क्या सचमुच वैसा है? आज दो किताबें हैं, एक है भारत का मुक्ति संग्राम अयोध्या सिंह की है और एक है आधुनिक भारत सुमित सरकार की। उसने पूरे आंकड़े दे रखे हैं, कितनी मिलें थी, कितने मजदूर थे, कितनी मजदूर यूनियनें थी, कौन कौन, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़। अभी आदिवासियों में कितने विद्रोह हुए, चाहे वो सिद्धू कानू था, चाहे चांद भैरों था, चाहे बिरसा मुंडा था, मतलब कितने लोग थे। वो छोटी छोटी बगावतें, चाहे वो पंजाब का कुक्का आंदोलन था, भी एक छोटा सा बच्चा जब वो तोप से उड़ाए गए, जब उन्होंने स्वदेशी लेके आए तो तोप उससे नीचा रह गया। मतलब वो भी तोप की जो नाली है इससे नीची नहीं हो सकती जी, इसलिए इसको छोड़ दो। तो वो जो अंग्रेज़ अफसर था, उसकी घरवाली बैठी थी लेडीज, फिर भी उसके मन में माँ का दिल है, उसने कहता है छोटा सा बच्चा है वो छोड़ दो। उस बच्चे को कहा अभी चल ये माफ़ी मांग ले, छोड़ देंगे। उसने कहा तेरे कान में माफ़ी मांग लेता हूँ। कहता चलो कान में मांग ले। उस बच्चे ने उस अंग्रेज अफसर के गले को पकड़ लिया और उसको तलवारों से काट दिया गया। फिर उसने अपने हाथ छोड़े, उसने हाथ नहीं छोड़े। ऐसी ऐसी इतिहास की छोटी छोटी, जब आप 1857 की करते हैं, मतलब वो अलग विषय है, एक दिन होना चाहिए। भाई अपने सिरसा के गांव हैं 3, उनको पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। और दुख की बात यह कि उन गांव वालों को पता नहीं है कि हमारे गांव का आज़ादी में योगदान है। जब हम ये गदर पार्टी वाले इस पे कर रहे थे, कामागाटा मारू का जो जहाज था, जो वापस आए मुसाफिर, 1 महीना समुद्र में रहे, तो 2 उसमें सवार सिरसा जिले के थे। उन्होंने लिस्ट जारी कर दी उन 376 मुसाफिर की। मैं उन गाँव में गया, भी कोई इस नाम का बंदा, यार 100 साल पहले की बात है, 2013 में उन्होंने लिस्ट जारी करी, हमें वो लिस्ट मिल गई। एक पक्का शहीदां का बंदा था, एक दादू का बंदा था। मैं दोनों गाँव में पूछ लिया, कहते जी कोई पता नहीं। मतलब हमने इतिहास को उस रूप में संभालने की चीज़ें नहीं है। ओडा में वो पहले रानियां का नवाब नूर मोहम्मद भट्टी, जिसने बगावत की थी, लेकिन उस खंडर होंगे उनके महलों के, मस्जिदों के, क्योंकि वो मस्जिद हैं, है ना। हाँ, वहाँ ठाणा बना दिया गया। बहुत सारी संपत्तियाँ ऐसे जो स्मारक थे वो हमने नहीं संभाले।
तो इतिहास को जानने के लिए ये दोनों किताबें हैं। और जो प्राचीन इतिहास है उसमें रोमला थापर का सबसे अच्छा काम है, और मध्यकालीन भारत में इरफान हबीब का पूरा सेट है 10-11 किताबों का। जो वास्तव में इतिहास है, जिन लोगों ने देखा कैसे इतिहास लिखा जाता है, क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स हैं। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये जो मैंने बताई है, बहुत सारी चीज़ें जो आर्काइव्स थे, जो चिट्ठियाँ थी, वो लोग गए इंग्लैंड में, वहाँ से वो निकाल के लेके आए। दिल्ली में बहुत सारे आर्काइव्स थे, अभिलेख, बहुत सारी रिपोर्टें थी, CID की रिपोर्टें थी, उससे पता चला। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो पत्र थे उसमें से लिखा, उन्होंने बाकायदा हवाले दिए हुए। ये जो हैमिल्टन की चिट्ठी है वे वहाँ से मिली है, आर्काइव्स से। अब वो चीज़ें जो लिखी थी उनको एक पूरे प्लानिंग के तहत उनको ख़त्म किया जा रहा है, ताकि लोगों को जो असली चीज़ है उनके दिमाग में ना रहे और जो व्हाट्सएप के दौर से आ जाए। मतलब मैं तो हैरान हूँ, कई बार मैंने पूछ लिया किसी के दादा परदादा का नाम व्हाट्सएप पे कि इसके दादा वहाँ से आए थे, इसके परदादा। मैं पूछ लिया एक बंदे से, पढ़े लिखे सी, और तेरे पिता का नाम वो बताया उसने, उसके पिता का नाम उसने बताया, फिर उसके पिता का नाम। बोले छोड़ना यार, क्या पता है। फिर मैं कहा जो तूने व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजा यार, इसके दादा परदादा का तेरे को कैसे पता चल गया, ये कुंडली तेरे पास कैसे आ गई। अपने तो परदादा का नाम भी नहीं पता, है ना भाई। आप उसके बेचारों को जो जा लिया वो करके अपना काम, आप क्या कर रहे हो। तो आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।